नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। चूँकि इससे पिछले क्लासों में जो पदार्थों का वर्गीकरण जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें भौतिक अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण था। चूँकि पदार्थों को उसके गुणों के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि पदार्थों का जो वर्गीकरण किया गया है रासायनिक संरचना के आधार पर किस तरह से किया गया है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ मैटर को यानी पदार्थ को पहले दो भागों में बांट दिया गया है, जिसमें पहला है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है इम्प्योर सब्सटेंस। यहाँ प्योर सब्सटेंस को शुद्ध पदार्थ के नाम से जाना जाता है और इम्प्योर सब्सटेंस को अशुद्ध पदार्थ कहते हैं या इसको मिश्रण कहा जाता है, अंग्रेजी में उसे मिक्सचर कहते हैं। फिर ये प्योर सब्सटेंस दो भागों में बंट जाता है, एलिमेंट और कंपाउंड। फिर ये एलिमेंट तीन भागों में बंट जाता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ये कंपाउंड फिर दो भागों में बंट जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर है वो दो भागों में बंट जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो यहाँ मैटर को पदार्थ कहा जाता है, प्योर सब्सटेंस को शुद्ध पदार्थ। ये दो भाग में बढ़ता है, एलिमेंट और कंपाउंड, अर्थात इसे तत्व कहते हैं और इसे यौगिक। फिर ये तत्व को तीन भागों में बांट दिया गया है, धातु, अधातु और उपधातु। उसी को अंग्रेजी में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के नाम से जाना जाता है। फिर कंपाउंड अर्थात यौगिक को दो भागों में बांट दिया गया है, जिसको ऑर्गेनिक कंपाउंड अर्थात कार्बनिक यौगिक और इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड अर्थात अकार्बनिक यौगिक इसके नाम से जानते हैं। फिर अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण को दो भागों में बांट दिया गया है, जिसको होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर के नाम से जानते हैं। अब इसमें एक एक के बारे में हम लोग परिभाषा जानेंगे, उसका एग्जाम्पल जानेंगे, उसमें डिफरेंशिएशन जानेंगे, उसका एप्लीकेशन जानेंगे, फंक्शन जानेंगे, उन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले यहाँ प्योर सब्सटेंस है, शुद्ध पदार्थ। अब किसको कहा जाएगा? शुद्ध पदार्थ वो है जिसका एक निश्चित रासायनिक संरचना होता है। उदाहरण के तौर पर जितने भी तत्व हैं और जितने भी यौगिक है वो सभी के सभी शुद्ध पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि तत्व भी एक शुद्ध पदार्थ है और जितने भी तत्व अभी तक उपलब्ध है वो सभी के सभी शुद्ध पदार्थ है। क्योंकि तत्व को भी अगर हम अलग अलग टुकड़ों में बांटते हैं तो वही तत्व हमें प्राप्त होगा, कोई दूसरा चीज़ प्राप्त नहीं होगा। यौगिक भी जितने हैं वो सभी के सभी शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि उसका रासायनिक संरचना निश्चित है। जैसे जल एक यौगिक है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त रहता है, और उसी अनुपात में अर्थात 1:8 में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तभी जल बनेगा, वरना वो दूसरा कंपाउंड हो जाएगा, वो दूसरा चीज़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जितने भी एलिमेंट और जितने भी कंपाउंड वो सभी के सभी शुद्ध पदार्थ है। इस प्रकार से शुद्ध पदार्थ को हम परिभाषित कर सकते हैं कि वे सभी चीज़ जिसका एक निश्चित रासायनिक संरचना होता है शुद्ध पदार्थ कहलाता है। उदाहरण के तौर पर इसमें जितने भी तत्व है और जितने भी यौगिक है वो सभी के सभी शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। फिर यहाँ ये इम्प्योर सब्सटेंस है, इसमें इसको दूसरा नाम में हम इसको मिक्सचर भी कह सकते हैं, जिसको हिंदी में मिश्रण के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ इम्प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिसका कोई निश्चित रासायनिक संरचना, निश्चित केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है, उसे किसी भी रेशियो में मिला देने से होता है। तो इस पर जाने से पहले हम लोग इसको क्लियर करते हैं कि आखिर ये प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड में कैसे बटा है। अभी हम लोगों ने यहाँ जाना कि शुद्ध पदार्थ वो है जिसका एक निश्चित रासायनिक संरचना होता है और जितने भी यौगिक और तत्व है वो सभी के सभी शुद्ध पदार्थ है। तो वही इसको दो भागों में बांट दिया जाता है, एलिमेंट और कंपाउंड, जिसको तत्व और यौगिक के नाम से जाना जाता है। फिर तत्व को यहाँ तीन भागों में बांट दिया गया है, जिसको धातु, अधातु और उपधातु के नाम से जाना जाता है। तो इससे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर तत्व क्या है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे पदार्थ के किसी अन्य सरल रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता है, वो तत्व कहलाएगा।
जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है। ये सभी के सभी तत्व है जो किसी पदार्थ के किसी अन्य स्वरूप में इसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। अगर इन तत्वों को विभाजित करेंगे तो वही तत्व हमें प्राप्त होगा, कोई दूसरा चीज प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से तत्व को हम परिभाषित कर सकते हैं कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे पदार्थ के किसी अन्य स्वरूप में इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, वो तत्व कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सभी के सभी तत्व है। फिर ये तत्व यहाँ 3 भाग में बंट जाता है, धातु, अधातु और उपधातु। अर्थात धातु वे तत्व है जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है और वो विद्युत धनात्मक होता है, धातु कहलाता है। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, ये सभी के सभी धातु है। ये सभी के सभी जो धातु है वो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है और विद्युत धनात्मक होता है। तो इस प्रकार से हम धातु को परिभाषित कर सकते हैं कि वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है और विद्युत धनात्मक होता है, धातु कहलाता है। फिर अधातु में वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है और विद्युत ऋणात्मक होता है, वो अधातु कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, फास्फोरस है, ये सब अधातु है। फिर मेटलॉयड यानी कि उपधातु, इसको सेमी मेटल भी कहा जाता है। अर्थात कुछ तत्व ऐसा है जिसमें कुछ धातु का गुण होता है तो कुछ अधातु का गुण होता है। ऐसे ही तत्वों को धातु की श्रेणी में रखा गया है और इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है, उपधातु अर्थात सेमी मेटल कहलाता है। सेमी शब्द का अर्थ होता है आधा, सेमी मेटल का मतलब हुआ आधा धातु। तो जब आधा धातु है तो आधा धातु है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि वो कुछ जो गुण है वो अधातु को प्रकट करता है और कुछ गुण धातु का प्रकट करता है, इसलिए उसे सेमी मेटल या मेटलॉयड के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये सभी के सभी उपधातु कहे जाते हैं। तो इस तरह से एलिमेंट को धातु, अधातु और उपधातु में बांटा गया है। अब कंपाउंड है, ये वे रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप होता है। इसका निर्माण उसे यौगिक के नाम से जानते हैं। और इसे फिर 2 भागों में बांट दिया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी परिभाषा वही होगा जो कंपाउंड का है, फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड का परिभाषा वही होगा जो कंपाउंड का है, लेकिन इसके गुणों में अंतर होने के कारण इसे अलग अलग नाम दे दिया गया है। जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हम लोग एक एक करके पुनः इस पर चलेंगे इसकी परिभाषा के साथ। पुनः यहाँ मिक्सचर को 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसको होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर अर्थात समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के नाम से जाना जाता है हिंदी में। तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर वह रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण किसी पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से होता है। उन पदार्थों में एलिमेंट भी शामिल हो सकता है, कंपाउंड भी शामिल हो सकता है। अर्थात मिक्सचर वह पदार्थ है जिसका निर्माण किसी भी पदार्थ, तत्व अथवा यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलाने से होता है, मिक्सचर कहलाता है। और इसे 2 भागों में बांट दिया गया है कि होमोजेनियस मिक्सचर जिसको समांगी मिश्रण के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है हेट्रोजेनियस मिक्सचर जिसको विषमांगी मिश्रण के नाम से जाना जाता है। तो ये होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है जिसका जो कंपोनेंट है, इसका जो अवयव है, उसका कण समान रूप से घुला हुआ रहता है, उसे होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे पानी और अगर चीनी का या नमक का अगर हम घोल बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, तो इसका पार्टिकल समान रूप से पूरे सिस्टम में मिला हुआ घुल जाता है, तो उसे होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाएगा। अगर वो समान रूप से डिजोल्व नहीं करता है तो वो हेट्रोजेनियस हो जाता है। जैसे पानी और मिट्टी, बालू सब का जब हम मिश्रण तैयार करते हैं तो मिट्टी का जो पार्टिकल होता है वो कम्प्लीटली डिजोल्व उसमें नहीं करता है, तो वैसे मिक्सचर को हम हेट्रोजेनियस के नाम से जानते हैं। अब एक एक करके हम लोग चलेंगे कि ये प्योर सब्सटेंस क्या है, फिर इसको कैसे अलग अलग भागों में बांटा गया है, इसको परिभाषित कैसे करेंगे। चूँकि इस चैप्टर में इसी पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ना है, फिर उसके बाद रासायनिक संयोग के नियम हैं, फिर अन्य टॉपिक भी है।
तो इसमें ये चीज़ पढ़ने के लिए हमें इसलिए दिया है कि पूरी केमिस्ट्री में हम पदार्थ तत्व यौगिक मिश्रण के बारे में ही विशेष रूप से डिटेल में जानकारी हासिल करते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, अर्थात रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं या परिकल्पनाएं। हालांकि इस सब का कुछ हम लोग पिछले क्लास में भी अध्ययन किए हैं, लेकिन ये सब सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए बताया जा रहा है। तो यहाँ है आपको प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ। Pure substances are those which have fixed chemical composition. Pure substances are those which have fixed chemical composition, अर्थात शुद्ध पदार्थ वो है जिसका एक निश्चित रासायनिक संरचना होता है। तो यहाँ इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि all the elements and all the compounds are pure substances. यानी सभी तत्व और सभी यौगिक प्योर सब्सटेंस है, इसलिए यहाँ पर सीधे लिख दिया गया है कि ऑल द एलिमेंट्स एंड ऑल द कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेज, अर्थात प्योर सब्सटेंस वो है जिसका एक निश्चित रासायनिक संरचना होता है। यहाँ एलिमेंट का भी एक निश्चित रासायनिक संरचना है और कंपाउंड का भी एक निश्चित रासायनिक संरचना होता है, जिसमें अलग अलग एलिमेंट एक निश्चित अनुपात में भाग लेते हैं। तो ये प्योर सब्सटेंस का परिभाषा हुआ। अब इसे फिर दो भागों में बांट दिया गया है, एलिमेंट और कंपाउंड, यानी जो प्योर सब्सटेंस है वो दो भाग में बढ़ता है, जिसमें पहला भाग है यहाँ एलिमेंट, जिसको तत्व कहा जाता है। इसको लिख सकते हैं an element is the pure substance that cannot be divided into two or more any simpler form of matter। एलिमेंट अर्थात तत्व, एन एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर एनी सिंपलर फॉर्म ऑफ मैटर, अर्थात तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे पदार्थ के किसी अन्य स्वरूप में हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो जाएगा, क्लोरीन, ये सभी के सभी एलिमेंट कहे जाते हैं। अर्थात सोडियम को तोड़ेंगे तो हमें सोडियम में प्राप्त होगा, कोई दूसरा चीज प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से ये भी एक प्योर सब्सटेंस है। तो इस प्रकार से एलिमेंट को हम परिभाषित कर सकते हैं कि एन एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर एनी सिंपलर फॉर्म ऑफ मैटर, अर्थात तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे पदार्थ के किसी अन्य स्वरूप में विभाजित नहीं कर सकते हैं। और फिर इन तत्वों को तीन भागों में बांट दिया गया है, जिसमें पहला है आपको मेटल अर्थात धातु। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धातु वे तत्व है जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है और विद्युत धनात्मक होता है। तो इस प्रकार से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि द एलिमेंट which is
good conductor of heat and electricity and electropositive in nature is called a metal। अर्थात वह तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक होता है और विद्युत धनात्मक होता है प्रायः वो मेटल कहलाता है। अर्थात धातु वे तत्व है जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है और विद्युत धनात्मक होता है। यहाँ विद्युत धनात्मक से मतलब है कि उसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होता है, यानी जिस तत्व को इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होता है वो विशेष करके धातु होता है। इस तरह से ये टर्म हम लोग परिभाषा में जोड़ सकते हैं कि वे तत्व जो ऊष्मा विद्युत का सुचालक होता है और विद्युत धनात्मक होता है धातु कहलाता है। तो यहाँ इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं सोडियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है। इस तरह से हम धातु के एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब इसके बाद है अधातु नॉन मेटल, जिसको हम ठीक इसके विपरीत लिख सकते हैं। अर्थात दूसरा भाग है इसका नॉन मेटल, the element which is bad conductor of heat and electricity and electronegative in nature is called a non-metal। नॉन मेटल अर्थात धातु द एलिमेंट विच इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर इज कॉल्ड ए नॉन मेटल। अर्थात वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है तथा विद्युत ऋणात्मक होता है अधातु कहलाता है। ये साधारणतः विद्युत ऋणात्मक होता है, प्रायः विद्युत ऋणात्मक होता है, इसलिए यहाँ हम प्रायः सबको भी जोड़ सकते हैं या जनरली भी लिख सकते हैं। चूँकि हाइड्रोजन तो अधातु है लेकिन यह इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों होता है, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि द एलिमेंट विच इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड ओफन इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर और जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो यहाँ ओफन और जनरली शब्द हम जोड़ सकते हैं क्योंकि प्रायः अधिकांश केस में लागू होता है, इसलिए डिफिनेशन इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है और विद्युत ऋणात्मक होता है अधातु कहलाता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि। तो इसका धातु से निम्न हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, सल्फर, ये सब अधातु हो जाता है। तीसरा है आपको मेटेलॉइड या इसको सेमी मेटल के नाम से भी जाना जाता है।
मेटलॉइड और सेमी मेटल, द एलिमेंट विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स both is called a metalloid। अर्थात वे तत्व जिसमें धातु और धातु दोनों का गुण होता है उसे हम अधातु उपधातु के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि वे तत्व जो धातु और धातु दोनों के गुण को दर्शाता है उसे उपधातु या सेमी मेटल के नाम से जाना जाता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द एलिमेंट विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज कॉल्ड ए मेटलॉइड। ऐसे भी लिख सकते हैं, द एलिमेंट विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ इज कॉल्ड ए मेटलॉइड, अर्थात उपधातु इसे कहा जाता है। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, ये सब आपको मेटलॉइड है यानी उपधातु है, इसको सेमी मेटल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शुद्ध पदार्थ, फिर शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांट दिया गया, एलिमेंट और कंपाउंड। फिर एलिमेंट को तीन भागों में बांट दिया गया, धातु, अधातु और उपधातु। इसे पुनः जान ले कि शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ है जिसका एक निश्चित रासायनिक संरचना होता है, अर्थात जितने भी तत्व है और जितने भी यौगिक है वो सभी के सभी शुद्ध पदार्थ है। फिर शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांट दिया गया, एलिमेंट और कंपाउंड। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे पदार्थ के किसी अंश स्वरूप में विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात एन एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर एनी सिंपलर फॉर्म ऑफ मैटर। एंड फर्दर एलिमेंट्स हैव बीन क्लासिफाइड on the basis of their property into three different parts like metal, non-metal and metalloid. Metals are those elements which are electropositive in nature and generally good conductor of heat and electricity. Such all elements are generally considered as metals. This is the definition of metal also. So we can again say that the element which are good conductor of heat and electricity and electropositive in nature are called metals, like iron, cobalt, nickel, calcium, sodium. These all are metals. These all elements are good conductor of heat and electricity and generally electropositive in nature. Here electropositive means the tendency of an element in which they lose electron, that is called electropositive character of such element, and all the metals are electropositive in nature. It means metals have greater tendency to lose the electron, and the element which has greater tendency to lose the element, such elements are generally known as metals. Just oppositely we can say that non-metals are those elements which are electronegative in nature generally and are bad conductor of heat and electricity. So we can define the term non-metal in this way: the elements which are bad conductor of heat and electricity and electronegative in nature are called non-metals, like chlorine, bromine, iodine, fluorine. These all are non-metals because they all are electronegative elements. The term electronegative means the property of an element in which they have tendency to gain the electron. In case any element has tendency to gain the electron, such element develop negative charge and negative character develops, that is called electronegative property of that element. In case of metalloids or semi-metal, some of the elements like silicon, germanium, arsenic, antimony, these elements show the property of metals and non-metals both. That is why these elements are generally considered as metalloids or semi-metal. And metalloids and semi-metals are those elements which show the property of metals and non-metal as well. Some of the elements that is limited in number like silicon, germanium, antimony, these all are metalloids which has both the property of metals and non-metals. In this way we see that
Pure substance have been classified into two different parts like element and compound, and further elements have been classified into three different parts like metal, non-metal and metalloids. And the next topic is compound. A compound is a chemical substance which is formed by the combination of two or more elements in a definite proportion. अर्थात यौगिक वो रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से होता है, यौगिक कहलाता है। पुनः यौगिक को दो भागों में बांट दिया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का परिभाषा वही होगा जो कंपाउंड का होता है। इसी प्रकार से फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड अर्थात अकार्बनिक यौगिक का ही परिभाषा वही होगा जो यौगिक का होता है, केवल इसके गुणों में अंतर होने के कारण इसका नाम अलग अलग दे दिया गया है, लेकिन परिभाषा एक ही होगा। इसके गुणों में अंतर के कारण ही इन सारे कंपाउंड को हम अलग अलग रसायन विज्ञान के शाखाओं में अध्ययन करते हैं। एक को हम कार्बनिक रसायन में और दूसरे को अकार्बनिक रसायन में अध्ययन करते हैं। तो फिर यहाँ इसका नेक्स्ट टॉपिक है आपको कंपाउंड। फिर कंपाउंड को हम लोग परिभाषित करेंगे। यहाँ इन चीज़ों को समझना उतना ही ज़रूरी है जितना कि परिभाषा लिखना। कहने का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों को परिभाषा भी लिखने आना चाहिए, परिभाषा भी जानना चाहिए। अक्सर क्लासों में अक्सर देखने को मिलता है, विद्यार्थी पूछा जाता है कि सर ये यौगिक क्या होता है, बताया जाता है अक्सर कि H2 तो यौगिक है। फिर विद्यार्थी प्रश्न करते हैं सर इसका परिभाषा क्या है, तो उत्तर मिलता है कि जाकर किताब में देख लो या नेट निकाल करके खोल लो। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो अगर इस तरह से अगर हो तो फिर विद्यार्थी उस चीज़ को कैसे जानेगा, परिभाषित कैसे कर पाएगा। अगर कोई आदमी आपसे परिभाषा पूछ देता है कि एलिमेंट क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, तत्व को कितने भागों में बांटा गया है, धातु क्या है, धातु क्या है, उपधातु क्या है, तो लोग एग्जाम्पल दो पेश कर देते हैं, कहते हैं ये तो अधातु है। भाई उसका परिभाषा क्या है, परिभाषा भी जानना होगा, लिखना होगा एग्जामों में। दोनों में बहुत का अंतर होता है। किसी भी चीज़ को सही ढंग से जानकारी हासिल करने के लिए हमें उन सारे चीज़ों के बारे में जानना होगा। इसलिए यहाँ हम लोग परिभाषा लिखने, समझने, समझाने की विशेष कोशिश करते रहते हैं क्लासों में। तो विद्यार्थियों को ये फर्ज बनता है थोड़ा इस पर ध्यान दे। हर एक चीज़ शॉर्टकट में काम नहीं चलता है। शॉर्टकट करते करते एक बार अपने ही शॉर्टकट हो जाता है आदमी। आजकल मोबाइल का ज़माना है, शॉर्टकट में लोग मैसेज लिखते हैं और शॉर्टकट मैसेज लिखते लिखते वो लॉन्ग कट ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक कि प्रश्न ये आ जाता होता है कि विद्यार्थी को बहुत सी चीज़ों का नामों लिखना नहीं आता है, स्पेलिंग मिस्टेक करता है, गलत करता है। यहाँ अगर परिभाषा अगर नहीं लिख पाते हैं, इसका मतलब भी हो जाता है कि दाल में कहीं काला है। अगर आप वर्ड लिख पाते हैं तो सेंटेंस नहीं, सेंटेंस लिख पाते हैं तो वर्ड नहीं, कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। तो ये दिक्कत विद्यार्थियों के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी वो सीख रहा होता है। तो हमें ये सारा चीज़ जानना होगा कि उसको परिभाषित कैसे किया जाता है, हिंदी में कैसे परिभाषित करते हैं, अंग्रेजी में कैसे परिभाषित करते हैं उस चीज़ को, सेम चीज़ को। लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, लेकिन वो चीज़ है जो न हम अपने मन से देते हैं न किसी दूसरे के मन से देते हैं। ये वैज्ञानिकों ने रिसर्च के आधार पर प्रूव करके बताया है कि यही इसका परिभाषा होगा, और साइंस में ये चीज़ जरूरी हो जाता है और वही उसका आंसर होगा किसी न किसी रूप में। इस तरह से हम लोगों को इन सारी बातों पर ध्यान देना होगा। तो इस तरह से अब उसका दूसरा भाग हो जाता है एलिमेंट का, प्योर सब्सटेंस का कंपाउंड। इसको हिंदी में यौगिक के नाम से जानते हैं, कंपाउंड को यौगिक कहा जाता है। तो यौगिक वह रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप होता है, यौगिक कहलाता है। जिस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये कंपाउंड इज द केमिकल substance which is formed by the combination of two or more elements
in a definite proportion. A compound is a chemical substance which is formed by the combination of two or more elements in a definite proportion. अर्थात यौगिक एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ जल एक यौगिक है, इसका फॉर्मूला होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निश्चित है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट होता है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है और ये 16 यूनिट है, तो 2:16 अर्थात ये हो जाता है 1:8। तो जल को हम किसी भी स्रोत से अगर हम प्राप्त करते हैं तो हमें 1:8 में ही इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में ही यहाँ संयोग करता है तभी यह जल का निर्माण होगा, वरना वो कोई दूसरा कंपाउंड हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा या कोई दूसरा चीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी यौगिक में हम देखते हैं कि उसमें जो 2 या 2 से अधिक जो तत्व आपस में संयोग करता है एक निश्चित अनुपात में ही करता है, तब यौगिक का निर्माण होता है। तो इस तरह से यौगिक को हम परिभाषित कर सकते हैं कि कंपाउंड इज ए केमिकल सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन ए डिफरेंट प्रोपोर्शन। अर्थात यौगिक वो रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से होता है, या 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप उसका निर्माण होता है, यौगिक कहलाता है। फिर यहाँ यौगिक को 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें है पहला है ऑर्गेनिक कंपाउंड और बी है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड पहले को कार्बनिक यौगिक कहते हैं और दूसरे को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक का ही परिभाषा यही हो जाएगा, अकार्बनिक यौगिक का ही